चलें सर, आ जाएं। सबसे पहले रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा था। पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा था उनको रिवाइज करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा जो है इसका क्विक रिवीजन हम करेंगे और फिर जो है ना हम उसके बाद आगे बढ़ते हुए इंशाल्लाह आज इसके एमसीक्यूज करेंगे, स्टडी टेक्स्ट देखेंगे। ये स्टडी टेक्स्ट ये, लेकिन हम एक दफ़ा वैसे घुमा लेंगे। आ जाएं सर, आ जाएं। डेटा के बारे में हमने था, डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और कलेक्टेड किसी डिसीजन मेकिंग के लिए। डेटा क्वांटिटेटिव भी होता है और ये भी अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है सर? जो कि न्यूमेरिकल होता है, उसके अंदर हमने कहा एक डिस्क्रीट होता है और एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट क्या होता है? जो होल नंबर्स में होता है, सही है। जैसे कि हमने कह दिया डिस्क्रीट का मतलब आपकी एज, सही है ना। कंटिन्यूस मतलब जो चेंज टेम्परेचर हो गया, आपकी हाइट हो गई, है ना सर। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कहा था डेटा सर हमारे पास क्वालिटेटिव भी होता है। व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा? तो हमने कहा इसमें नॉमिनल होता है, एक ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा होता है जो विदाउट एनी कैटेगराइजेशन होता है, कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर होती हैं, सही ना सर। जैसे कि हमने कहा जेंडर। और हमने कहते हैं सर ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? जिसमें सही है, जिसमें कोई मीनिंगफुल ऑर्डर होता है, हैप्पी, अनहैप्पी, न्यूट्रल, है ना सर। फिर हम आ गए थे कि क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट और ये हमने पढ़ लिया सर, डिस्क्रीट होता है। और फिर हमने कहा सर स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है हमारे पास। कैटेगरीज ऑफ डेटा में आते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जो टेबल के अंदर फॉर्मेटेड होता है। हमने कहा सर जो फॉर्मेट होता है जिसमें क्यूरी रन की जा सकती है। हमने बताया था ना आपको पिछली क्लासों में किस तरीके से हम उसके अंदर से अपनी पसंद का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फिल्टर लगा के, है ना सर। CRM हमने देखा था ओडू का। फिर हमने कहा सर हमारे पास होता है अन स्ट्रक्चर डेटा के हमने यूजेस पढ़े थे कि कहाँ कैसे कैसे यूजेस होते हैं सर। फिर हमारे पास होता है बैंकिंग में क्या होता है हमने अनस्ट्रक्चर डेटा पढ़ा था। वो क्या होता है? सोशल मीडिया के थ्रू जो डेटा मिल रहा है आपको, है ना सर। कि सोशल मीडिया में डेटा क्या है? कोई वीडियो में आपने देखा चोरी हो रही है तो उसका डेटा, वो सारा डेटा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर डेटा में मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हेल्प होता है। ट्रेंड्स आपको देखने होते हैं हेल्थ केयर में, डॉक्टर के जो नोट्स वगैरह, सही है सर। फिर आते हैं, हमने कह दिया सर हमारे पास सेंटीमेंट एनालिसिस था। वो क्या था? क्या आपको सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह की टोन से अब AI आपको बता रहा है कि यार ये बंदा कहना कि ताना मार रहा है या वाकई में आपसे इंप्रेस है, ठीक है। फिर हमने कहा सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है आपके पास, NLP, सही है ना। AI का ये भी है कि सर ये आपको बताता है कि किस तरीके से आप AI को यूज करते हुए चीजों का मतलब निकाल सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? हमने कहा कि सर ये बिटवीन स्ट्रक्चर्स के अंदर टैग्स होते हैं, मार्कर्स होते हैं। इसके अंदर यूजुअली हमने कहा ना कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आपको सिंपल फॉर्म में समझे CSV फाइल्स। पता है आप लोगों को CSV फाइल्स क्या होती है? एक होता है प्रॉपर एक्सेल। अब एक्सेल का डेटा है ना, जब स्ट्रक्चर हो जाता है ना डेटा, तो वो साइज ज्यादा लेता है। अब डेटा जब स्ट्रक्चर ना हो तो फिर वो क्या करता है सर? वो फिर साइज नहीं लेता है, उसको हमें कम साइज में डालना हो तो वो हो जाती है CSV फाइल। अब जैसे दराज है, दराज अपने सारे जो इसके पास सेलर्स हैं उनको कहता है अगर मैं सबका डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखूंगा तो मुझे बहुत सारी स्टोरेज लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए वो क्या करता है सर? वो CSVs के ऊपर काम करता है, बोलता है कि यार मैं कम स्टोरेज वाला डेटा लूंगा, उसको कहते हैं CSV फाइल्स, ठीक है। JSON, XML फाइल जैसे हमने बताया सर, एक होता है प्रॉपर ये सब चीजें फॉर्मेट में लिखी हो, और एक होता है कि सब ये सब चीजें फॉर्मेट में तो नहीं लिखी हुई है लेकिन इस तरीके से हम इसके ऊपर जो है ना वो आ रहे हैं, ठीक है सर। कि डेटा है उसको आप खुद अरेंज कर लो। फिर हमने सर पढ़े कि भाई टैग्स, मार्कर्स, XML क्या होते हैं, JSON, HTML वगैरह हमारे पास क्या होते हैं सर। फिर और आगे बढ़े, हमने इसके बाद अगली क्लास में पढ़ा था हमारे पास डेटा के सोर्सेस। क्या पढ़े थे सर? हमने डेटा के सोर्सेस पढ़े थे कि भाई सोर्सेज ऑफ डेटा कहाँ से आता है, और सोर्सेज जो हैं उसकी वजह से क्वालिटी पे इंपैक्ट आता है। कि हमने कहते हैं सर डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हमने पढ़े, प्राइमरी डेटा होता है। और व्हाट इज प्राइमरी डेटा? फर्स्ट हैंड डेटा, सही है सर, जिसको आप खुद सर्वेस कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा में हमने कहा एक तो इंटरनल कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन से आता है और एक होता है एक्सटर्नल, है ना, आपने बाहर से गवर्नमेंट से लिया। इंटरनल डेटा सोर्सेज हमने कह दिया कि सेल्स रिकॉर्ड, एम्प्लॉय डेटा, सही है। इंटरनल डेटा मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल पढ़ी थी। फिर हमने कहा एक्सटर्नल डेटा में आपके पास गवर्नमेंट के डेटा मौजूद है, सही है। प्राइमरी डेटा सोर्सेज में हमने कह दिया आप सर्वेज ले रहे हो, फोकस ग्रुप डिस्कशन, और हमने एग्जांपल दी थी यूनिलीवर में हम जाते थे लोगों से पूछने, है ना सर।
हेल्थ केयर के अंदर डेटा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप लोग बड़े होंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह। यूएस में ना, आपको पता है यूएस से पाकिस्तान में ना 3 तरह के काम आते हैं इस वक्त सर्विसेज के। कौन कौन से बताओ? आईटी, फाइनेंस और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। यूएस के अंदर ना हर बंदे को इंश्योरेंस कराना जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस। सही है किसी का कोई रिश्तेदार यूएस में तो उनसे पूछे उनकी मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब वो जो इंश्योरेंस होती है ना, तो हर डॉक्टर को है ना मेंटेन करना है अपना डेटा कि यार मैंने इस बंदे को चेक किया है, सही है ना, इसकी इंश्योरेंस कंपनी से ये क्लेम आ रहे हैं, ये चीज़ें। तो उसके लिए आपको पता है इन्होंने क्या किया हुआ? इन्होंने ना पाकिस्तान के अंदर बच्चे रखे हुए। पाकिस्तानी लोगों ने यूएस के डॉक्टरों से जाकर बात किया, यूएस के वो डॉक्टर जो पाकिस्तानी थे। अब उन्होंने कहा यार इसके लिए अगर हम यूएस में टीम बिठाएंगे ना अपनी, तो हमारी तो वाट लग जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में, तो पहले क्या होता है, वो डॉक्टर का पूरा डेटा आता है, बंदे की हिस्ट्री आती है, उस हिस्ट्री को प्रॉपर वेरीफाई करना, फिर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डालना, ये यहाँ पर बैठ के लोग करने। हमारी ऑफिस की बिल्डिंग में भी ऐसे लोग हैं जो कि पूरा ऑफिस उन्होंने लिया हुआ। 150-150, 200 लोग हैं, उनका काम पूरा दिन यही होता है कि हेडफोन लगाए हुए होते हैं, सही है, उन्होंने वहाँ से बातें करते रहना, ये वो पूरा डेटा लेकर के आना, इंश्योरेंस कंपनी से बातें करना। तो ये काम बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है सर, तो आ जाए, तो वो इंश्योरेंस फैक्टर का सारा डेटा आपको मिल भी जाता है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा होना चाहिए आपके पास, रेलेवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और टाइमली मिल जाना चाहिए, है ना सर। तो ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। अब आज की क्लास में सॉरी, इसके एमसीक्यू हम खोलते हैं स्टडी टेक्स्ट से, नहीं तो तुम लोग चीटिंग करोगे। हाँ, इसके अंदर आंसर्स भी हमने मार्क कर दिए हैं। तो स्टडी के टेक्स्ट भी तो आंसर है वो पीछे की होती है। बेटा पीछे है ना, इसमें सामने एक तो अल्लाह की कसम, तू 57060 ये मेरा CRN है। आप 50 में जाते हैं, मैं 1 लाख पास कर देता हूँ 162 कुछ कर दिया नंबर। मतलब मेरे आने के बाद 1,05,000 अभी रिसेंट FT कौन सा चल रहा है? FTS 164 कुछ दिया, 165 चल रहा है FTS क्या तुम लोग, अब तुम लोग का FTS होता है, क्या होता है? CRN FTS CRN होता है। जी सर। नहीं, तुम लोग यार FTS मिलता है एक जो फर्म जिससे वो करती है। जी हो गया, मैं नहीं मिला भाई इसकी डेटा वाली बुक कहाँ पड़ी हुई है? डेटा वाली बुक में भूल गया, कहाँ पड़ी हुई है? लड़कों को कुछ पता है? हाँ, डेटा वाली बुक कहाँ पड़ी हुई है ICAP की वेबसाइट पे? क्या पूछ रहे हैं? डेटा वाली बुक एजुकेशन स्कीम में इधर जी, प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर, स्टडी रिसोर्सेज को नीचे जाके स्टडी रिसोर्सेज में, और ये पहला वाला स्टडी रिसोर्स को ही दबाएं। इसको इन लोगों ने क्यों वो कर दिया यार? अब तो नया सिलेबस आ गया, अभी भी इन्होंने अपडेट क्यों नहीं किया है? नहीं, वो तो सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है भाई, इसको छुपा के रखने की जरूरत क्या है? लेकिन उसके लिए कुछ टीचर्स का बहुत जरूरी है। चलिए सर, ये चीज़ हमारी पिछले चैप्टर की एक रहती थी, इसको भी क्विकली देखेंगे। चलिए सर आ जाएं, ये स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर है 15, इसको भी देख लेते हैं। बाकी चीज़ें जो स्टडी टेक्स्ट की हैं, बेटा खामोशी, बाकी चीज़ें जो स्टडी टेक्स्ट की हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मेरा बच्चा। ये जो चीज़ें इसको हम देखेंगे अभी, एथिकल कंसिडरेशंस इन डेटा कलेक्शन। As organizations collects more data, it is crucial to consider the ethical implications of data collection. Key ethical principles include privacy. अच्छा, ये मुझसे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी बताऊँ ना यार, हमारा तो काम है आपको गाइड करना। ये भंड मुझसे हुआ है अभी, पूछे कैसे? नहीं, बारिश वाला दिन था, मेरा एक फेसबुक पेज है जिसके ऊपर कोई 25-26 हज़ार फॉलोवर है, इंस्टाग्राम पे बहुत कम है अभी। अच्छा, एक वीडियो थी जब नहीं गंदी बारिश हुई थी पिछली दफ़ा, तकरीबन अगस्त में हुई थी आई थिंक, जो नहीं एक दिन पूरा दिन हमारा शहर की वाट लग गई थी कराची की। तो जो बच्चे बाहर वाले हैं वो उनको एक अंदाज़ा होगा। तो भाई हुआ ये कि उस दिन रात को जब बारिश जब हो गई थी, अब ना मैं नीचे उतरा, भूख लग रही थी, मैं ऑफिस से घड़ी लेट पहुंचा था कोई, तो मैं बंद कबाब लेने गया। मैंने देखा यार पूरा दिन लोग जिस हालत में घरों पे पहुंचे ना, लेकिन PCHS पे ढाबे पे लोग बैठे हुए। मैंने वो वीडियो बनाई और एक वीडियो का देखो यार लोग, मैंने उसमें वीडियो में बोला कि यार देखो कराची वाले कैसे हैं और जिंदा दिल और ये वो,
कि आज भी रातों को बैठे हुए, हालांकि पूरा दिन का कैसा गुजरा ना, अब वीडियो बनाई मैंने डाल दी, वो इत्तेफाक से हो गई वायरल। उस पर जो है ना फेसबुक इंस्टा पे मिला करके कोई लाख ऊपर व्यूज़ पर चले गए। अगले दिन मुझे इंस्टा पे एक मैसेज आया, सलाम दुआई, बोला ये वीडियो डिलीट कर दें। मैं बिज़ी था, इग्नोर किया। फिर मुझे कॉल आई, बोला वीडियो डिलीट कर दें। मैं पूछा क्यों? बोला यार बस आप डिलीट कर दें। क्यों, वजह तो बता। बोलता नहीं है हमारी आपने प्राइवेसी को इंट्रोड्यूस किया है। मैंने कहा अच्छा, कोई इसमें कोई मसले की बातें नहीं। फिर मैंने वीडियो देखी वापस, तो उस पर मुझे नज़र आया कि कुछ लड़के बातें कर रहे थे, सिगरेट पीते हुए आ रहे थे। अब घरों पे नहीं पता होता लड़कों के, है ना। तो फिर मैंने बोला यार ये तो मेरे से हाँ गलती हो गई, प्राइवेसी किसी की वजह। फिर मैंने वीडियो क्या की, सब रिकॉर्ड तो अनइंटेंशनली की थी। हालांकि उस वीडियो के ऊपर कोई लाख सवा लाख व्यूज आ चुके थे, सही है ना। इंस्टाग्राम पे तो बड़ी वाहिद वीडियो थी इंस्टाग्राम पे जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। लेकिन प्राइवेसी ये ख्याल रखना है आपको, समझ रहे हैं कि अगर यार आपको पता है आपकी और मेरी ये फैक्ट है, वो गलती मेरी थी, आपकी और मेरी कोई किसी भी सेंस में ऐसे वीडियो बगैर इजाज़त के नहीं बना सकता, सही है ना। तो बोला यार प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स टू कंट्रोल देयर, तो वीडियो को छोड़े आपका डेटा भी, उसूलन आपका डेटा भी जो है ना इधर उधर जाना नहीं चाहिए। तो ये भी बड़ा जरूरी। ट्रांसपेरेंसी, सर क्लियर भी हो। अब आपको पता है बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, ये जो आपके आते हैं ना स्मार्ट कर्जा और ये सब ऐप है, ये स्कैम तो ये कैसे करते हैं, ट्रांसपेरेंसी। भाई अगर मैं आपका डेटा कलेक्ट भी कर रहा हूँ ना आपकी इजाज़त से भी, तो भी आपको सब बातें क्लियर कर बताऊँ। ये लोग इतने लंबे लंबे लिखते हैं, उसमें एंड में लिखा हुआ था कि हम तुम्हारी गैलरी का, तुम्हारी कॉन्टैक्ट का भी तुम्हें एक्सेस देना पड़ेगा अगर करना चाहिए तो। उस पर भी आप क्लिक कर देते, फोटो गैलरी, यस ओ भाई ठीक है। फिर आ जाते हैं सिक्योरिटी। ये सर डेटा जो है ना सिक्योर बहुत होना चाहिए कलेक्टेड। मैं आपको इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। हमारी फर्म का उसूल है कि हम कभी भी किसी भी बच्चे को निकालते नहीं है। एक बच्चे को हमने मजबूरन, हमें उसको निकाला नहीं, मैंने उसको एक दफ़ा बुला करके बोला, मैंने कहा देखिए यार, वो असिस्टेंट मैनेजर था, ये भी मुश्किल डिसीजन होता है। मैंने कहा यार देख तुझे निकाल नहीं रहे, रिजाइन किया, लेकिन तू 1 महीने की छुट्टियों पे जा, तुझे नौकरी मिल जाती है सही, वहीं तो वापस आ, लेकिन तुझे मैं अब असिस्टेंट मैनेजर नहीं, उससे एक पोस्ट नीचे रखूँगा। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है किसी को, वरना हमने किसी को नहीं निकालते हम अनटिल कोई डिसिप्लिनरी मसला हो। तो हुआ ये कि उसने पता है क्या किया था, वो एक क्लाइंट पे, उसकी अकाउंटिंग पूरी हमारे पास आउटसोर्स थी माशाल्लाह। उसने क्या ये कि एक क्लाइंट के एक कस्टमर का डेटा गलती से दूसरे को ईमेल कर दिया, और एक दफ़ा गलती नहीं उससे, कितनी दफ़ा, ये 3 दफ़ा। पहली दफ़ा आई, फिर वार्निंग दूसरी। फिर हमने उसको क्या किया, क्योंकि क्लाइंट ने कहा कि यार आपके पास तो मेरे डेटा की सिक्योरिटी नहीं है, आपके तो असिस्टेंट मैनेजर को इतना सेंस नहीं है कि वो ये चेक करे। तो अल्टीमेटली हमें उसको क्या करना पड़ा, तो सिक्योरिटी वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है सर, कि डेटा की सिक्योरिटी। मेरे पास अगर आपको किसी भी वजह से बैंक्स के अंदर जो हमारा डेटा, आपको आज कोई कह दे कि डेटा इनसिक्योर है, सबकी हालत टाइट हो जाएगी कि यार ये क्या हो रहा है ना। आ जाते हैं, कोई बोल दे आईकेप में तुम्हारा डेटा इनसिक्योर है, सही है, अभी जो तुम्हारे पेपर चेक हो रहे हैं उसका डेटा इनसिक्योर है, कोई चाहे किसी को भी पास फेल कर सकता है, तुम सबकी क्या हालत होगी। तो फिर ये फेयरनेस, अवॉइड बाइसेस इन दैट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। और क्या मतलब सर, अगर आपको अवाम का सर्वे चाहिए ना कि पाकिस्तान में अवाम के हालात कैसे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ डिफेंस, PCHS, नाज़माबाद, गुलशन, जौहर, इन इलाकों का ना करें सर्वे। आपको जाना चाहिए लियारी, आपको जाना चाहिए औरंगी, आपको जाना चाहिए कोरंगी, उन इलाकों के अवाम का भी सर्वे करें कि बेचारे वो क्या क्या हाल है ना। अब आप आधी कराची का बोल रहे, मैंने कराची के इन इलाकों का सर्वे किया, तो भाई तुमने तो कराची के सारे उन इलाकों का क्या जहाँ पर कदरे बेहतर हालात ज़िंदगी है ना। तो ये फेयरनेस भी होनी चाहिए, सही है। तो आपको जब डेटा करें तो ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। Globally, various data privacy regulations such as General Data Protection in the European Union and California Consumer Privacy Act in the US establish stringent rules for protecting individuals' personal data. In Pakistan, although a comprehensive data protection law is still under development, several regulations provide a foundational framework. The Prevention of Electronic Crimes Act, which
criminalizes unauthorized access to personal data and cyber offenses. The National Cyber Security Policy, which emphasizes secure digital and the data protection, and the Electronic Data Ordinance, which recognizes the legal validity of electronic documents and transactions. फिर आ जाते हैं, पाकिस्तान में कोई डेटा ऐसा सच नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। आप इनका नाम लिख लें, पेका एक है। अब आपको जो उसको उठाया है डकी भाई वगैरह को, उस पर कोई एक दफ़ा जो है ना इसकी भी पेका एक्ट की भी लगाई है, ठीक है ना। तो ये आ जाते हैं सर, पेका एक्ट वगैरह है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी है, ETO, इनको दिमाग में रखने, इसके ऊपर आके पूछ सकता है MCQ में, ठीक है। Ethical data collection in some social media platform collect vast amounts of user data, including browsing habits, personal Preferences. and location information. In recent years, concerns about data privacy have led to Strict regulations. famous social media companies have faced scrutiny for not adequately informing users about how their data is. As a result, organizations must be transparent in their data collection practices to maintain trust and comply with. अब इसको बड़े गौर से सुनेंगे सब बच्चे। सर ये जो डेटा है ना, अभी आपने देखा मार्क ज़करबर्ग के ऊपर अमेरिकन कांग्रेस में एक सवाल, पूरी एक वीडियो आई थी, वो इसी के ऊपर तो थी। कह रही तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो और इसके बारे में क्या ऑथेंटिसिटी है कि तुम किसी को बेच नहीं रहे हो, किसी को दे नहीं रहे हो, तुम अपने बिजनेस में यूज नहीं, क्योंकि डेटा तो यार आपका डेटा ही तो इंपॉर्टेंट है। अब वो ज़माने गए कि टीवी में ऐड आते थे, आते अभी भी हैं, लेकिन अब कंपनीज किस पे फॉलो जा रही हैं? पर्सनलाइज एड पे। उसके लिए आपका मेटा सबसे बड़ी कंपनी है, मेटा का ज़्यादा रेवेन्यू किससे आता है? पर्सनलाइज एड से, ठीक है। अब सुनिएगा कि सर सोशल मीडिया, पता है अभी एक बड़ा एक अजीब सा वो हुआ है, ये तो मैं देखो सारी प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ। आप में से कभी भी कोई फेसबुक पे जाए, फेसबुक पे कहीं कौन कौन फेसबुक यूज़ करते हैं बोले तो ये बताओ। तुम लोग वैसे ज़्यादा लोग तो फेसबुक यूज़ भी नहीं करते हैं ना आजकल की दौर। इंस्टाग्राम कौन कौन यूज़ करता है? मैं इंस्टा इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन इंस्टाग्राम में मेरे ख्याल में कोई ये नहीं होता ना कि मैं चेक इन डाल दूँ कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, होता है स्टोरी, हाँ स्टोरी डाल दें, चेक इन डाल दें। फेसबुक वगैरह में ये होता है, हाँ अब सीन क्या है भाई, बहुत सारे लोग हैं, सुनिए गए प्रैक्टिकल केस है, जिन्होंने डालिया कि यार मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, सही है ना, ट्रैवलिंग दिस, मैं जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, अपना क्या कहते हैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, ये स्टोरीज डाली उन्होंने। अब क्या हुआ, उनकी फोटो के साथ व्हाट्सएप पे उनके दोस्तों को फेसबुक पे मैसेजेस जा रहे हैं कि यार मैं उम्रे पे गया हुआ हूँ, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास नंबर नहीं है, दूसरा नंबर ये है तो यार मुझे यहाँ पर इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो। ये क्या है सर? सोशल मीडिया के थ्रू अनएथिकल यूज है डेटा का। तुमने खुद दिया है, तुमने खुद बताया है उसको, स्कैमर को, कि देख मैं दुबई जा रहा हूँ, अभी तो दुबई में है। अब इसके दोस्त को फ़ोन करो, बोला यार तुझे बताया मैं दुबई में, बोलेगा हाँ यार मैंने खुद पोस्ट देखी जिसकी दुबई में, बोला यार पैसे ख़त्म हो गए मेरे दोस्त के पास, बेचारे को पैसे दो, सही है ना, वो पैसे देता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ये कोशिश हुई है कि सर उनको जो है ना वो गए ट्रैवल, अच्छा वो डाल देते हैं, मैं उनको कहता भी हूँ नहीं डाला करो, वो डाल देते हैं भाई। तो भाई अगले ने बोला अच्छा यार मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक आया कि मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, मुझे ना इदारों ने पकड़ लिया है, तो मुझे अपनी फ़ीस देनी है कम से कम अपनी बेल आउट कराने के लिए। सही है, इत्तेफाक से उसका दिमाग चला और उसने जो है ना अपनी जिस बंदे का बन के वो बंदा पैसे मांग रहा था ना, वो बैठा हुआ था कनाडा में, और कनाडा में उस टाइम रात हो रही थी। उसको फ़ोन कर लिया, बोला भाई पागल हुआ है, रात को फ़ोन क्यों कर रहा है? बोला भाई तू तो एयरपोर्ट पे। बोला क्या हो गया? मैं तो सो रहा था कनाडा में। बोला मुझे मैसेज आया कि यार मैं यूके एयरपोर्ट पे फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये आप समझें सोशल मीडिया पे भी जो आप डेटा डाल देते हैं ना, उसका अनएथिकल यूज़ कैसे होता है। चलिए सर, ये एक समरी मौजूद है डेटा की, कौन सा डेटा क्या होता है हमारे पास, किस हिसाब से होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी क्वेश्चन बैंक खोल करके, हम इसके MCQs देखते हैं। MCQs हमें रिवाइज भी करवा देंगे और चीज़ें और भी देखेंगे हम। आ जाए तो कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट दे रहे होते हैं, वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं? कभी कभार देते हैं आप, शहर से बाहर है तो डेफिनेटली देते हैं। वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं।
अरे ऐसे ही मतलब चले सर एमसीक्यूज पे आ रहे हैं हम। मजे के लिए डालते हैं हम तो, हमें क्या बताइए, मजे किसी और के हो जाते हैं ना। लेकिन हमें क्या बताइए, आराम बोल एमसीक्यूज पे आ रहे हैं, चले जी आ जाए एमसीक्यूज। बताइए आराम से बैठो। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है क्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वालिटेटिव डेटा? ए बी सी डी। डेटा न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी मेजर्ड, ये तो चला गया किसमें? नॉन न्यूमेरिकल डेटा दैट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कौन सा है सर? ये हमने कह दिया ये हमारे पास क्वालिटेटिव है। नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा क्या होता है जल्दी बताओ? विदाउट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैटेगरीज with a meaningful order, numerical values, categories without numerical। तो हमने कह दिया सर इसका अगर हम आंसर देखें, काम करते हैं ना, हम इस बुक को डाउनलोड कर लेते हैं, इस बुक को डाउनलोड करके खोलते हैं ताकि फिर हम इस पर टिक भी लगा पाए हाथ के हाथ। चलें सर, पहले का आंसर बी था, यस, दूसरे का आंसर सी, थर्ड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल डेटा? ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? विद ऑर्डर, कैटेगरीज विद ऑर्डर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स, है ना सर? सर ब्लड टाइप क्या होगा? ए बी ओ, ये कौन सा डेटा होगा? नॉमिनल डेटा, कैटेगरीज विदाउट ऑर्डर। फिर आगे आ रहे हैं, हमने कहा तीसरा क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा that can take any value within a range is called continuous data। क्या कहलाएगा वो? continuous data। which of the following is an example of a number of employees, discrete data? employees बताएं जी। weight of a person, time taken to complete task, height of a building या number of employees? चीते हो गए हो। Structured data is best defined as data without predefined format, data organized in a fixed schema, data that includes text, data stored in JSON। कौन सा है ये? अच्छा, डी वाला कौन सा है? JSON फॉर्मेट। और ये सी? Unstructured। सोशल मीडिया। Which of the following is an Unstructured। example of unstructured data? C, a social media post with a text and images। Semi-structured data differs from Unstructured data। because it, ये ABCD। एक और लाइन ICAP के स्टेट एक्स में मिसिंग है। 8 के बाद नीचे लाइन कटी है। मैं मोबाइल में खोल के देखता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ नहीं 8 के बाद पता है क्या हुआ? ये कट गया। अरे 8 के बाद ये भी तो आ रहा है। हाँ ये रहा ना, कुछ कटा हुआ था जिसमें। नीचे भी था। चले आ जाए सर। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बिकॉज इट हैज, बताओ जी। ABCD C। मार्कर्स है वो 7। ये तो हमने गलत था। 8 9 पे आते हैं। Which of the following is a case study example of extract, ये गलती से वो टिक हो गया। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा बताएं जी। Storing bank transactions। A, analyzing customer reviews on Twitter, ये कौन सा है? नहीं सर। Unstructured। Storing बैंक ट्रांजैक्शन। records in a JSON file is an example of semi structured data, है ना? तो फाइल स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर। Which of the following is an example of an external data source? स्टॉक मार्केट। Stock market indices, है ना? Primary data is collected प्री एग्जिस्टिंग। first hand for a specific purpose। पढ़ा था ना सर, बाकी तो है ही नहीं। प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग रिपोर्ट तो अपनी कंपनी की इंटरनल है। ऑन सेकेंडरी ओनली के फॉर्म गवर्नमेंट डेटाबेस है सारी। A company using a market research report from a consulting firm is an सेकंड। ABCD।
कितने लोग कह रहे हैं बी? बी कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं बना दिया इसने। वैसे पहले अटेम्प्ट में हाथ इतना ही हल्का लगता है आईकैप में, तभी पहले अटेम्प्ट का फ़ायदा ये होता है कि आईकैप बहुत प्यार से जो है ना पेपर बनाता है। Which of the following is not an ethical consideration in data collection? डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन एथिकल कंसिडरेशन नहीं, डेटा मैनिपुलेशन क्या होती है? कलेक्शन की बात होती है, सही है। A social media company failing to inform users about how the data violates which ethical principle? क्या? एक सोशल मीडिया कंपनी जो कि अपने यूजर्स को नहीं बता रही कि मैं तुम्हारा डेटा कैसे यूज करूंगा। ट्रांसपेरेंसी। Ensuring that data collection does not lead to discrimination is called fairness. अभी पढ़ा ना हमने। किसका? ये अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक ऑप्शन ये प्राइवेसी का भी डाल यार एथिकल प्रिंसिपल में प्राइवेसी तो ये होती है कि मैं आपकी बगैर इजाज़त के आपका डेटा खरीद लूँ ले लूँ, तो वो नहीं। ट्रांसपेरेंसी होती है कि मैं आपको जब डेटा कलेक्ट करूँ ना तो उस टाइम पे आपको ये नहीं बताऊँ कि कैसा यूज़ करूँगा, तो वो इस पर इम्पैक्ट। प्राइवेसी होती है कि आपने इजाज़त नहीं दी, आपके घर में कोई घुस आया, सही है। ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि मेहमान का बच्चा घर में आ रहा है और वो फिर वबाल मचा रहा है, ठीक है ना। मतलब वो तो उसको नहीं पता है कि डेटा तुम्हारा लेके तो क्या काम कर रहा है, ठीक है। आंसर टू सिर्फ एमसीक्यूज दिए इसने क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 1 के, क्योंकि अब आते हैं सर, हाँ मॉडल पेपर पे आएंगे, एक साथ आएंगे, अभी नहीं, जब 2-3 चैप्टर कर लेंगे फिर आ जाते हैं सर। अब हम आ जाते हैं सर किसकी तरफ? डेटा गवर्नेंस। सब बड़े गौर से सुनना, डेटा गवर्नेंस क्या होती है। पहले मैं उसका ईमेल कर दूं यहाँ पर हैंड आउट। क्या होती है, हमने ये हमारा चैप्टर 1 खत्म हुआ है भाई। डेटा गवर्नेंस क्या होती है, कौन बताएगा? सरकार को कैसे यूज कर रही है? सरकार यूज कैसे कर रही है? वो सरकार क्या डेटा का क्या करेगी? डेटा को इस्तेमाल करने के रूल्स। डेटा को इस्तेमाल करने के रूल्स पॉलिसीज है ना। गवर्नेंस का मतलब आम अल्फाज में क्या होता है? कंट्रोल करना, गाइडलाइंस देना, ये सही जवाब था, है ना भाई। कुरान और हदीस क्या है? गवर्नेंस की बुक से पॉलिसीज बता रही है हमें, है ना। प्रोसीजर्स बता रही हैं कैसे करना है, क्या करना है। पहला चैप्टर था कि डेटा क्या है और कलेक्ट कैसे होता है ना। दूसरा क्या है कि अब कलेक्ट तो हो गया है, पॉलिसीज गवर्नेंस संभालना कैसे उसको, है ना। अब गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछो क्यों? क्योंकि सर अगर आपने सही से गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं किया इसका आपने, तो ये डेटा मिसयूज हो करके बहुत जगह हो सकता है और आपको बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। आप में से किस किस का बैंक अकाउंट खुला हुआ है? एक आदमी का खुला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसे सादा पेपर खुला। आपको पता है बैंक अकाउंट जब आप बैंक से खुलवाने जाते हैं ना तो उसमें एक चीज़ होती है, पता है वो क्या है? नो योर कस्टमर, KYC। क्या नाम है उसका? KYC, नो योर कस्टमर। मॉडल पेपर का भी चलें, पिछले से के MCQ मौजूद है यहाँ पे। ये भी पासिंग क्लास में होगा? नहीं ये अभी कर लेते हैं, अगर ये डाल दिया है हमारे TA ने, आ जाए। मॉडल पेपर जो नहीं था उसका एक MCQ, कंपनीज एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम Various sources. They have spreadsheets of customers, transactions of data employees, database employees, social media post, सही है ना, containing text and images and XML files with product details. Which of these is an example of unstructured data? Social media. A social media post. सही है, ये आपके मॉडल पेपर में था। Structured होता तो स्प्रेडशीट आता। ये चैप्टर 1 की पूरी समरी है फॉर क्विक रिकैप, ठीक है। ये भी आपको दे देते हैं इंशाल्लाह, सही है ना। एथिकल कंसिडरेशन पाकिस्तान का नहीं, लीगल फ्रेमवर्क था, ये समरीज वगैरह इसीलिए डाली गई है ताकि इजीली आपको एंड में रिवाइज कर सकें। अब आ जाते हैं सर, डेटा गवर्नेंस इज द फ्रेमवर्क ऑफ
पॉलिसीज, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं हम। अब चैप्टर 2 हमारा ऑफिशियली शुरू हो रहा है इसका। बहुत सारे हैं, बताए तेरे को। 17 चैप्टर हैं इसके और 17 चैप्टर तो 3 एनेक्डोट्स भी हैं 20 चैप्टर। एनेक्डोट्स है क्या पढ़ते हैं? मैनेजर्स में बताऊंगा क्या है, सबर रखें। नहीं मतलब वैसे पढ़ना है या नहीं यार? इसका कोर्स अगर हम सही तरीके से इंशाल्लाह बहुत अच्छे सुकून से भी करेंगे ना, तो ये कोर्स होपफुली जनवरी दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। FR2 भी जनवरी में। FR2 तो जनवरी के एंड तक जाता है भाई। अगली दफ़ा जब फरवरी में पेपर हो जाएंगे, अभी नहीं, अगले उससे ना। तो अगस्त 26 में अप्लाई हुआ। यार क्या आदमी है तू, कभी कभी कुछ ने तुझे मारा है? नहीं मारना चाहिए था। तो मारता तो चैट पीस ना होता है। चैट तो बचपन में मारता तो चैट। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए सर, आ जाए। ए नौजवानों, समरी थी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। सर अब आ जाते हैं डेटा गवर्नेंस और स्ट्रक्चर पे। ये आप सब जो इसका हम इंशाल्लाह टेस्ट भी अगले हफ्ते ले लेंगे। व्हाट इज डेटा गवर्नेंस? इज द फ्रेमवर्क ऑफ policies, processes, roles and that ensure an organization's data is accurate, मतलब गलतियां ना हो, secured, consistent मतलब क्या होता है सर? रेगुलर बेसिस पर एक ही फॉर्मेट में मिले, एंड यूज्ड। अब ऐसे पॉलिसीज क्या होती हैं? व्हाट आर पॉलिसीज? आम अल्फाज में क्या होती हैं पॉलिसीज? रूल्स। प्रोसेसेस क्या होते हैं? उन रूल्स के ऊपर जो आप काम करके काम कर लो, एक्चुअल वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। रूल्स, कौन बंदा क्या काम करेगा, ये भी पॉलिसीज में लिखा हुआ होता है। एंड स्टैंडर्ड्स, कि इसको हम किस स्टैंडर्ड की बेस पर अलाइन करें, इंटरनेशनल है, लोकल है, कंपनी के अपने बनाए हुए, बाहर के, सही है ना? दैट इंश्योर एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा इज एक्यूरेट, सिक्योर, कंसिस्टेंट एंड यूज। अगर अभी मैं आप में से बहुत सारों को बता दूं, क्या बता दूं कि आपके व्हाट्सएप का एक्सेस आपके अब्बू के पास आ चुका है, अगर हो जाए तो क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है। मैं चलो इसका भी एक प्रैक्टिकल, लेकिन वो नहीं था। पर्सनल मैसेज देंगे आपके लोगों ने जो है ना, अब फम के बच्चे होते हैं ना, वो हरकतें करते हैं, हमें भी पता चल जाती है क्या हरकत हुई। एक लड़का है, वो नमाज के लिए गया और किसी काम से गया, उसके पीछे ना दो दोस्तों ने सेटिंग बिठाई। एक ने कहा मैं इसको नमाज के लिए लेकर जा रहा हूँ, और बोला अच्छा, दोनों ने ये देख लिया था कि उसके मोबाइल का लॉक स्क्रीन क्या था, सही है ना? एक लेकर गया नमाज के लिए किसी काम से, दूसरा और अच्छा वो लड़का फट्टू था, असल में लड़का बहुत फट्टू था। मतलब वो बाइक लगाता था तो माशाल्लाह बिल्कुल प्रॉपर 2-3 लॉक लगाएगा, आयतल कुर्सी पड़ेगा, सही है ना? मोबाइल हालांकि था उसका बहुत पुराना, और ऐसा नहीं लड़का गरीब हो, लड़का था भी माशाल्लाह अच्छा, लेकिन फट्टू और कंजूस बहुत था। अब लड़के तो तफरी होती है, बोला ये हरकतें करते हैं, मोबाइल लेकर जाते हैं ना, मोबाइल बैग में रख के जाते हैं। क्लाइंट से भी नमाज़ों के जाता है ना, बैग में रख के जाता है। पासवर्ड देख लिए, एक बंदा नमाज के लिए गया, दूसरे बंदे ने उसका मोबाइल उठाया और अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब पे एक्सेस ले लिया। अब बोला जब इसको पता चले ना, अब यकीन माने कोई उस बंदे को 3 बजे बाद पता चला है, सही है, कि इसका अब दोस्तों ने जो उसकी चीज़ें वायरल, वो सब चीज़ नहीं वायरल नहीं की, वो अपने तक। एक चीज़ बोला सर समझ में नहीं है, मैंने कहा क्या? उसने पता है पकड़ा कैसे, लेकिन उसके बाद दोस्ती वैसी हमें भी बहुत देर से ही, मतलब आप समझे ना कि यार बात बहुत देर से पता कि दोनों 3 महीने से क्या काम कर रहे थे, तो सर सब कुछ तो सही से चले, बाकी बातें तो सर एक बात समझ में नहीं आई, 3 महीने तक लगातार एक काम हुआ है क्या? रोज सुबह इसको एक बंदा अस्सलाम वालेकुम करता, ये पूरे दिन को कभी भी वालेकुम सलाम करता, और कोई बात नहीं होती, और 3 महीने तक ये चलता रहा है, सही है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। तो ये क्या चीज़ है? उससे पूछा भाई ये क्या चीज़ है? इसका बताओ कि 3 महीने तक रोज तुम्हें एक बंदा सुबह अस्सलाम वालेकुम कर रहा है और तुम रोज रात को उसको क्या कर रहे हो? सही है,
ये दोस्त जो होते हैं ना, कभी तुम लोग इंशाल्लाह आर्टिकल्स वगैरह में जाओ ना तो देखभाल के जाना, क्योंकि अगर आपका, मैं आपको सच बता दूं, अगर आपका मोबाइल पे कहीं व्हाट्सएप वेब कनेक्टेड है, आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आता है उसका। एक दफ़ा जब शुरू में आता है, आपने जो स्कैन करना, उसके बाद पता भी नहीं होगा कि आपका, और पीछे से पूरा काम हो गया आपका। सही है, आप किसी से मैसेज है उसमें पता है, अच्छा बोलते हैं, एक बड़ा मसला भी पूछे क्या, अब किसी की ना इसकी बात हुई, पूरे दिन की बात हुई ना, अब अगले का आखिरी मैसेज आ गया है, अगले का, अब मैं तो पूरा दिन इसका नहीं थी, मैं तो रात में इसका लैपटॉप खोल के देखता हूँ कि इसने आज पूरे दिन किससे क्या क्या बात की है। सही है, मतलब जिसका आखिरी मैसेज है ना, दिन में कोई 100 मैसेज पे बात हुई है, अब बोलते हैं मैं उसकी चैट नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि उसने अभी तक रीड नहीं किया, जो एक्चुअल जिसका बंदा है। बोला अगर मैंने खोल ली तो उसको पता चल जाएगा ना कि कोई तो मेरे पास से एक्सेस जाएगा। तो लड़के ने वाकई में गम मनाया, जब उनके पास 3 महीने बाद से एक्सेस गया है ना, गम मनाया यार कि क्यों हो गया। सही है, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि आसपास के दोस्त, खास तौर पर जो लड़के दोस्त होते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा और आपके साथ काम। मेरे दोस्तों ने एक तफरी की थी इसी किस्म की, हम यूनिलीवर में थे। अच्छा यूनिलीवर में थे ना, तो मतलब हम फर्ग्यूसन में थे, मैं यूनिलीवर के ऑडिट पे नहीं था, मैंने यूनिलीवर में जॉब जरूर की, कभी उसके हमारे सेक्शन के पास ही यूनिलीवर था ना, लेकिन उसमें वो बंदा लकी माना जाता था जिसका आउट स्टेशन यूनिलीवर के स्टॉक काउंट पे लगता था और ऐसी जगह लगता था जो एबटाबाद वगैरह है। अब मेरे दोस्तों ने मेरे साथ तफरी की, मुझे एक दफ़ा ना टिकट बना करके बेच दिया कि भाई तेरा एबटाबाद में आउट स्टेशन है, अकेला है। मैं, अच्छा मुझे अकेला ट्रैवल करना वैसे भी थोड़ा पसंद है, मैं बहुत खुश, मैंने कहा यार अब जाऊँगा एबटाबाद, पार्टी वार्टी ना, मैंने दिमाग में सपने सजा लिए। अब नॉर्दर्न एरिया कभी गया भी नहीं था मैं बाहर, सही है ना। इतने में मेरा एक जासूस बैठा हुआ था वहाँ पे, जूनियर, उसने बता दिया बेटा सर आपके साथ ये तफरी कर रहे। सही है, ये एबटाबाद आपको नहीं जा रहे, आप पता मुझे कहीं और शायद रहीम यार खान भेज रहे थे पता सर, लेकिन जो है ना इन्होंने आपकी टिकट जानबूझ के अमेंड की है और उस पर डेस्टिनेशन उधर की डाल दी है आपकी कि आप जो है ना डायरेक्ट पेशावर पे उतर के एबटाबाद जाएंगे। तो लड़के लोग ये काम करते हैं। चलिए सर आ जाए डेटा गवर्नेंस पे आ जाते हैं। सर डेटा गवर्नेंस जो है ना, उसके 3 सुतून होते हैं, टेक्नोलॉजी, पीपल और प्रोसेस, और उसके थ्रू ऑनरशिप मिलती है, एक्सेसिबिलिटी आती है, सिक्योरिटी, क्वालिटी और नॉलेज आपको दिख रही है ना। अब आ जाते हैं सर डेटा गवर्नेंस है क्या, मैं तुम्हें बताऊँ ना, सिंपल अल्फाज में एग्जांपल लेता हूँ डेटा गवर्नेंस की। डेटा गवर्नेंस ये है कि डेटा सही से मैनेज करना, कि कंपनी के फायदे के लिए इस्तेमाल हो और गलत यूज ना हो। एग्जांपल देता हूँ, बैंक का डेटा में अक्सर डेटा गवर्नेंस के इश्यूज आ जाते हैं। कैसे सर, आपका डेटा ना, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये उनको अक्सर जब स्कैमर्स होते हैं ना, उनको कोई बैंक का बंदा ही देता है कि यार नादिर के अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि यार नादिर को ना एक अननोन नंबर से फ़ोन आएगा, बोलेगा मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और हम बैंक से ही हैं, मैं आपको उसके सबूत के तौर पे बताता हूँ कि आपके अकाउंट में भी इतने पैसे पड़े हुए और आपने लास्ट ट्रांजेक्शन 2000 रुपये की थी। डेटा गवर्नेंस की वजह से इशू आ गया, समझ रहे हो। डेटा सही से मैनेज नहीं हुआ तो नादिर के साथ फ्रॉड हो सकता है। डेटा गवर्नेंस इतनी इंपॉर्टेंट। दूसरी एग्जांपल देता हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर। हमारे मुल्क में तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, दुनिया भर में सर, दुनिया भी बाद में आते हैं उस पर। दुनिया भर में क्या होता है, दुनिया भर में हर बंदे का मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन होता है, अच्छी मुल्कों में, सही ना, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में नहीं होता है। अब आप गए, सही है ना, हसान साहब का मेडिकल रिकॉर्ड है। अब जो मेरा मेडिकल रिकॉर्ड है ना, तो किसी को ये पता चल रहा है कि यार किसी चोर उचक्कर ने निकाल लिया कि यार इस आदमी की जो है ना मगरिब के बाद तबीयत खराब होने लगती है। सही है, ये मगरिब के बाद यह आदमी जो है ना अक्सर होश और आवाज़ में नहीं होता किसी भी वजह से। वो क्या करेगा, उस टाइम पे इसको कॉल करो। डेटा का इशू, ये काम मेरे हॉस्पिटल रिकॉर्ड से चोरी हो गया। डेटा गवर्नेंस इतनी इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है, और एक बड़ा एक प्रैक्टिकल केस तुम्हें बता रहा हूँ। एक कंपनी है, नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी कंपनी है। उसमें जो डेटा गवर्नेंस का इशू हुआ ना बैंक्स के साथ, उस वजह से एक बीकॉम पास लड़के ने कोई 11 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। कैसे, एग्जांपल देता हूँ, ज़रा समझिए, बहुत अच्छी एग्जांपल है। आपको पता है बैंक के अंदर आपका नाम क्या है बेटा? हमना पूरा नाम क्या है? आमना शब्बीर है ना ये एक।
और इनका एक NIC नंबर है। अब इन्होंने मीज़ान बैंक की अगर ये तारिक रोड की ब्रांच पे अकाउंट खोला है ना, ये पूरे पाकिस्तान में अपना अकाउंट दूसरा करंट अकाउंट ही आमना शब्बीर इस NIC नंबर के साथ पूरे पाकिस्तान में नहीं खुला सकती। ये अब हो गया, पहले नहीं था। सही है। अब तो बहुत प्रोसेसेस आ चुके हैं कि भाई मिलता जुलता अकाउंट है पूरी बैंक में ना। एक बंदा था, उसने देखा एक कंपनी के डिपार्टमेंट में, वो फाइनेंस में था, बीकॉम वाला लड़का था। किस में था? और फाइनेंस में था, और 2 बच्चे थे इंटरनल ऑडिट में। अब आप सुनना, ये ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। उसने देखा कंपनी में पता है पेमेंट्स कैसे होती हैं। पहले काम किया, फिर आपके पास इनवॉइस आती है, और जो इनवॉइस आती है ना उसको ऊपर एक आपका वाउचर बनता है। उस वाउचर को लोग अप्रूव करते हैं। फिर उस वाउचर की अप्रूवल के बाद जो लोग वाउचर को अप्रूव कर लेते हैं उन्हीं में से 1-2 लोग साइन भी करते हैं। तो एक कंपनी थी, सपोज करें कंपनी का XYZ लिमिटेड का फाइनेंस डिपार्टमेंट था। उन्होंने देखा कि यार हमारा एक वेंडर है बशीर एंड को। क्या नाम है? बशीर एंड को। उससे कंपनी हर महीने कोई जो है ना बहुत सारा काम कराती है, और 10-12 उसकी हर महीने की इनवाइसेज होती हैं। उस फाइनेंस के बंदे ने जो है ना इस चीज़ का सुराग लगाया, और उस बंदे का अकाउंट तो सपोज करो मीज़ान में। कहा था? उसने मीज़ान की किसी और ब्रांच में, जिस ब्रांच में उसने किसी और ब्रांच में बशीर एंड को के नाम से एक और अकाउंट खुलवा लिया, अपने नाम पे कंपनी बना ली। उसका नाम खुद था, सपोज करो अली। उसने किस नाम से कंपनी खुलाई? उसने बस लेटर वगैरह बना खुलवा लिया। अब होता क्या था, वो फाइनेंस का बंदा था, फाइनेंस का बंदा वाउचर बनाए अप्रूवल के लिए, उसको टेस्ट कौन करे? इंटरनल ऑडिट करे। फिर उसके बाद वो किससे साइन कराए? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर बिजी आदमी, उसके बाद दिन के अंदर 50 साइनें करनी होती हैं उसको। सही है, दिन के अंदर कितने साइन करने होते हैं? 50 साइनें। उसने क्या किया, एक्चुअल बशीर एंड को के जब 12 वाउचर होते थे ना, 12 साइन होती थी ना इनवॉइसेस के अगेंस्ट, तो वो क्या करता था, 10 उसकी डालता था, 2 अपनी फेक इनवॉइसेस लगाता था। अब बॉस ने देखा अच्छा बशीर एंड को का तो है, बशीर एंड को तो हमारा वेंडर है, साइन कर दिया चेक पे। 10 चेक जाते थे एक्चुअल बशीर एंड को वाले को, जिसका मीज़ान बैंक कोरंगी में अकाउंट था। इसने खुलवाया मीज़ान बैंक साइट में। 2 चेक ये क्या करता था अपने पास, और वो जो 2 चेक ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट चेक करके आते थे, क्योंकि वो बंदे भी मिले हुए थे। उसने 5-6 महीने में ना कंपनी को 11 करोड़ रुपए का क्या किया? चूना लगा दिया। 2 चेक निकाल के अपने अकाउंट में, 10 उसके अकाउंट में। 2 कर। सही है, 11 करोड़ रुपए का। जैसे ही उसको पता चला अब ऑडिट होने वाला है, ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा, वो तो पकड़ सकता है, तेज आदमी था। क्या? उसने रिजाइन दिया। ऑडिटर अभी ऑडिट शुरू ही हो रहा था, उसमें उसने रिजाइन दिए, और उसने कहा मैं अभी रिजाइन दे रहा हूँ। इंटरनल ऑडिट के बंदों को तो तुम भी 1-1 हफ्ते गैप से रिजाइन दो। उन्होंने भी गैप से रिजाइन दिया। ऑडिट अभी शुरू ही हुआ, और वो तीनों कंपनी से एक्सटर्नल ऑडिटर ने पकड़ा, बोला भाई ये क्या हुआ भाई, ये जो तुमने बशीर एंड को किए तो वाउचर ही सही नहीं है, ये हैं भी तो। कंपनी ने चेक किया रहे तो वाकई में बशीर एंड को में तो एक सर्विसेज दी नहीं है, तो उसके पैसे कहाँ से जा रहे हैं? 11 करोड़ रुपए का। और जिसकी कंपनी थी ना वो पाकिस्तान का टॉप 5 बड़ा अमीर आदमी है, उसके वन ऑफ द ग्रुप कंपनी में। कैसे हुआ? पॉइंट समझे सर? उस टाइम तक ना बैंक्स के अंदर आसान होता था कि एक ही नाम के मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा, आमना चाहे आमना शब्बीर के नाम से पूरे पाकिस्तान में कोई और अकाउंट खुलवाने NIC, इसके NIC की बेस पर नहीं होगा। और अगर दूसरी आमना शब्बीर आ गई, उसने भी खुलवाई ना, तो उसकी भी प्रॉपर नॉलेज होगी कि यार ये कोई एक सेम, यही तो आमना शब्बीर नहीं है। प्रॉपर जाएगी कि आप आमना शब्बीर हैं, आप बताएं आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, प्रॉपर डिटेलिंग लेंगी। NIC भी डिफरेंट हो। तो बैंक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया सर डेटा गवर्नेंस? तो सर डेटा गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? रिस्क मिनिमाइज करना, मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क रिलेटेड टू नॉन फोल्डर, डिफाइन क्लियर गाइडलाइंस फॉर हाउ डेटा कैन बी एक्सेस यूज्ड, एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी हर डेटा हर एक के पास जाना नहीं होता है ना। CEO के पास जो इंफॉर्मेशन है वो छोटे एम्प्लॉय के पास नहीं जाएगी। सही है। इम्प्लीमेंट, अब सर कंप्लाइंस बढ़ गई है, एक एक चीज की कंप्लाइंस हो रही है। तीसरी चौथी चीज क्या है? इंप्रूव, enhance internal and external communication through standardized data practices, communication improve। फिर क्या है? increase data value, maximize the value by data by ensuring its quality and usability for
सर जितनी अच्छी फॉर्म में डेटा होगा ना, ये भी गवर्नेंस बताएगी कि इस फॉर्मेट में कलेक्ट करो, ये पॉलिसीज हैं, ये रूल्स हैं, इस तरीके से कलेक्ट होना चाहिए, तो आप उसको इतना अच्छा यूज़ कर सकेंगे, उसकी बेसिस पर आप कर सकेंगे। फिर आ जाता है फैसिलिटेट। क्या मतलब सर? कि सर डेटा इतनी आसानी से अवेलेबल हो कि इसको बहुत आसानी से हम यूज़ भी कर सकें, ऐसा ना हो कि डेटा निकलवाने में ही टाइम लग जाए। अगली चीज़ क्या है? रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट। सर आपके पास कॉस्ट जो है डेटा को मैनेज करने की, रखने की बहुत कम हो, इसीलिए मैंने कहा ना रिड्यूस कॉस्ट में कंपनीज क्या कर रही होती हैं? अनस्ट्रक्चर्ड वो वाला डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा रखती हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लाउड स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी, है ना? तुम लोगों को भी मैसेज अभी नहीं आते होंगे कि तुम्हारी जीमेल स्टोरेज फुल हो गई है, मोबाइल की स्टोरेज तो फुल होती है ना, जी मेरे पास आया है। सही ना? तो फिर वो क्या होता है सर, तो कंपनीज फिर AWS के हमने बताया ना पहले, सर्वर यूज करते हैं, वो चाहती हैं यार डेटा ऐसे फॉर्म में हो कि हमारी कॉस्ट बहुत कम लगे। इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी थ्रू रिस्क। अब सर आ जाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको सच एक बात बता दूं, सस्टेनेबिलिटी पता है क्या होती है? व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? कि सर सस्टेन रहे, हाँ चलती रहे, लॉन्ग टर्म। सर अगर एक बैंक का भी मशहूर हो गया ना कि इस बैंक का सारा डेटा चोरी हो चुका है और 100-200 लोगों के अकाउंट से पैसे भी निकल गए, तब आप मुझे बताएं, आप एक नए बंदे हैं, आपको नया अकाउंट खुलवाना है, आप उस बैंक में खुलवाएंगे? इतना इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर डेटा, तो एक गवर्नेंस इंश्योर करती है कि पॉलिसीज ऐसी हो कि डेटा की क्या रह जाए सर? सस्टेनेबिलिटी। क्या रह जाए? सस्टेनेबिलिटी। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? जी सर। चलें सर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्विकली आते हैं आज की क्लास के स्टोरी टाइम में। और आज स्टोरी टाइम में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको हम कहते हैं लीडरशिप। आप लोग अभी तो छोटे हैं, आप लोग ये बात मेरी कहीं ना कहीं दिमाग में याद रहेगी। आप कभी भी किसी भी कंपनी में जाएंगे ना, तो उसमें याद रखिएगा कुछ लोग होंगे जो काम नहीं करते होंगे, लेकिन होंगे बहुत अच्छी पोजीशंस पे। क्यों? वो लीडर है। प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। सरफराज अहमद को जानते हो? यस, क्रिकेटर और पुराने कैप्टन। सरफराज अहमद कभी कोई बहुत अच्छा प्लेयर नहीं रहा, कैप्टन अच्छा लगा, लेकिन वो कैप्टन फील्ड अच्छा था, उसको कैप्टनसी करने अच्छी आती थी। वो क्या था सर? लीडर। इंडिया के अगर क्रिकेट को तुम देखो ना, कितने पूरी क्रिकेटिंग दुनिया में ना दो बहुत अच्छे कैप्टन गुजरे, एक इमरान खान, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी। यस, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को कंपेयर करो, जानते हो युवराज सिंह को? यस वो सही है। तो अब युवराज सिंह केपेबल बहुत ज़्यादा था महेंद्र सिंह धोनी से, टैलेंटेड बहुत ज़्यादा था। अगर आप दोनों को खिलाओ ना, तो कहता है स्लोगिंग आते ही छक्का मारना, वो युवराज सिंह कर सकता था। महेंद्र सिंह धोनी को 8-10 बॉलें चाहिए होती थी स्लोगिंग करने के लिए इंटरनेशनल मैचेस में, लेकिन धोनी का नाम बहुत हो गया। क्यों? लीडरशिप स्किल्स। कि सर लीडर जो होता है ना, हम में से हर कोई लीडर है। अभी आप लोग शायद ना हो, लेकिन अगर अभी आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए आपके कैसे लीडर है। आप इंशाल्लाह जब माँ बाप बन जाएंगे तो औलाद के लिए आप क्या हैं? लीडर है। तो जो लीडरशिप स्किल्स होती है ना, ये सीखी जाती है। एक किताब है लीडर इन यू, उसको कभी पढ़िएगा। तो जो लीडर होता है ना, उसके अंदर देखो 2-3 खुशियाँ मैं समरी में बताता हूँ। लीडर के अंदर पहली खुसूसियत ये होती है कि वो पॉपुलर डिसीजन नहीं लेता है, करेक्ट डिसीजन लेता है। उसको पता होगा ना कि अगर दुनिया मेरे खिलाफ हो रही है लेकिन ये चीज़ सही है, मुझे करनी है, तो वो करेगा। वो ज़माने का इतना नहीं सोचेगा। पहली डिसीजन। दूसरी इसके अंदर ये होती है कि वो नेचुरली सेक्रीफाइस करने वाला होता है। नेचुरली सेक्रीफाइस करने वाला होता है, मतलब उसको पता होता है कि यार अगर टीम में ज़रूरत है इस बंदे की, तो इस बंदे को अब मुझे रखना है, इसके अंदर बेशक मेरे लिए मसला हो जाए, हो सकता है मेरी जगह टीम में ना बने, हो सकता है मेरा वो रोल ना रहे, ठीक है। तीसरी चीज़ पता है क्या होती है? वो इग्नोर करने वाला बहुत सारी चीज़ों को और पेशेंस रखने वाला होता है। 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। पहली तो बहुत ही अच्छी, आपको पता है अल्लाह ताला ने हर नबी से बकरियां चढ़वाई हैं। यस, द
एवरी प्रॉफिट वॉज शेफल्ड, है ना? क्यों? सर पेशेंस। जो जानवरों का, बकरियों का रेवड़ जाता है ना, बकरों का, बकरियों का बड़ी मस्ती होती है, पेशेंस सिखाना। तो वो पेशेंस जब सीख चुके यार, जब आप एक लीडरशिप पे, आप नबी, आप सोचो ना यार, हम तो कुछ भी नहीं, अब नबी की जो है कि यार आप लोगों को जो बातें करो, लोग आपके खिलाफ हो रहे, उस टाइम पे ये ठंडा रहे भाई, पेशेंस। और इसी तरीके से एक छोटी एग्जांपल, हमारी फर्म में ना आजकल थोड़ी लेट सेटिंग हो रही है। एक तो टैक्स का सीजन चल रहा था, फिर हमारा एक आईकेप का रिव्यू भी हो रहा है, सोचें QCR हो रहा है। अब उसमें क्या हुआ, बड़े गौर से सुनिएगा। आईकेप का जो QCR हो रहा है, सारी चीज़ें, उसमें हुआ ये कि कल रात को मैं निकला हूँ 11:15 बजे ऑफिस से। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि यार तुम्हें रुकना है, तुम्हें, अच्छा उसने जाने की तैयारी कर ली थी। बोला सर मेरे भाई की बर्थडे। मैंने कहा यार भाई की बर्थडे है ना भाई, बेगम की नहीं है, बच्चे की नहीं है, सही है, भाई को बोल देना यार, काम लगा पड़ा है। मैं 11:15 बजे निकला, इत्तेफाक से मैं ऑफिस से निकला, मुझे कॉल आ गई। मैं पार्किंग में ही था, मुझे कॉल आ गई। मैं उसको बोल के गया कि तुम बैठोगे, आज बैठोगे। मैंने देखा वो बंदा उतने में चला गया। अब ये बात मैं चाहता तो बहुत गंदा रिएक्ट करता, बट मैंने इग्नोर किया। सही है, मैंने कहा यार अभी गुस्सा करूंगा, इसका मूड बेचारा जा रहा है, भाई की बर्थडे जो भी है, मूड खराब होगा, सारी चीज़ें ना। बट मैंने उसको क्या किया, हालांकि मैं चाहता तो उसको वहीं से नीचे से, मैंने कहा अब जब, तो ये सब चीज़ें आपको जब व्हेन यू आर इन लीडरशिप पोजीशन ना, यू हैव टू डू दिस। आपको इधर अभी इग्नोर करता हूँ। हुआ क्या, अब आप देखें ना, एक ट्रेंड गलत सेट हुआ। मैंने, वो मैनेजर था, उसको काम करवाना था टीम से, सही है, वो चला गया, टीम रात के 3 बजे तक बैठी रही है। टीम कब तक बैठी रही है? 3 बजे तक। अब यार बच्चे क्या सोचेंगे, चलो पार्टनर तो गया ही मैं, क्योंकि काम उसी को डिलीवर करना था, वो काम ना उसकी रिस्पॉन्स। और पार्टनर, मैंने कहा मैनेजर को, और वो ये भी सोचेंगे। मैं उसको कभी प्यार से, देख तुझे पार्टनर ने कहा कि तुझे बैठना है, तू चला गया, बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, तुमने अपना इंप्रेशन खराब किया, सही है। उस बंदे की जब शादी हो रही थी ना, मैंने कहा देख शादी इज़ अ वेरी गोल्डन पीरियड। वो ले रहा था 10 दिन की छुट्टी, मैंने उसको 23 दिन की छुट्टी दी। मैंने कहा 23 दिन की छुट्टी पे जा भाई। मैंने कहा ये ज़िंदगी के जो है ना, ये शादी के जो दिन होते हैं, ये वापसी नहीं आते भाई, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में एक ही करते हैं। मैंने कहा तू जा। बट कल जो उसने हरकत की तो मुझे फील हुआ, बट मैंने क्या किया, मैंने क्या यार इग्नोर किया। मैंने कहा यार फिर कभी मौका लगा तो इससे इस पे बात करेंगे कि यार दिस इज समथिंग, कि देख टीम की नज़र में तुमने अपनी वो खराब किया। वही बात, सेक्रीफाइस वाली बात भी नहीं थी। टीम बोलेगी यार मैं बैठा हूँ, लड़का कह रहा है मैं बैठा हूँ, और ये साहब सही है। नहीं, मैं खुद कहता हूँ कि यार चलो होता है, फैमिली के इवेंट्स होते हैं, लेकिन कभी कभी तो ये सब चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह हफ्ते को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।